Hello and namaste, myself Suraj Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic which is flow control devices. इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने वेंटिलेशन सिस्टम के बारे में समझा था, वेंटिलेशन कैसे काम करता है, उसके क्या क्या अलग अलग डिवाइसेस हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, उन सब के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था हमने। पर अब हम जाके इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो बेसिकली वेंटिलेशन स्टॉपिंग होता क्या है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग बेसिकली हम जब भी एक माइंड डेवलप करते हैं तो फिर इनटेक और रिटर्न के बीच में एक स्टॉपिंग या फिर हम बोल सकते हैं एक कनेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। ये कनेक्शन क्या करता है कि जब कोई भी जगह पे when these are not longer required for access of ventilation, कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमको वेंटिलेशन की अब ज़रूरत नहीं है तो उस एरिया को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग, ताकि उसमें जो है उस एरिया में शॉर्ट सर्किट ना हो एयर फ्लो का। व्हाट इज़ द मीनिंग? बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसे फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में होते हैं टू प्रिवेंट द एयर फ्लो इन देम फ्रॉम मिक्सिंग विद ईच अदर, या फिर हम ऐसे एरिया पे उस चीज़ को बनाते हैं जहाँ पे हम लोगों को और आगे जाके वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, टू टाइप्स ऑफ स्टॉपिंग। एक स्टॉपिंग होता है हमारा एक स्टॉपिंग होता है हमारा टेम्पररी, एक होता है हमारा परमानेंट। टेम्परेरी स्टॉपिंग में बेसिकली हम लोग जैसे ब्रैटिस ऑफ क्लॉथ हो गया या फिर प्लास्टिक क्लॉथ हो गया या फिर नेटिंग रीइंफोर्समेंट कैन बी हंग एज अ कर्टन, मतलब कर्टन जैसे इसको डाल के हम लोग एक टेम्परेरी स्टॉपिंग बना देते हैं और उसको नेल कर देते हैं एक फ्रेमवर्क के साथ, ताकि उस जगह पे एक टेम्परेरी स्टॉपिंग क्रिएट हो जाए। टेम्परेरी स्टॉपिंग मतलब जैसे कि नाम है कि उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो इसी के लिए वो एक टाइप का स्टॉपिंग हो गया। दूसरा हो गया परमानेंट स्टॉपिंग। परमानेंट स्टॉपिंग का मतलब ये है कि अगर हमको बहुत लंबे टाइम तक उस एरिया को वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करनी है तो फिर हम एक परमानेंट स्टॉपिंग लगाते हैं। और ये परमानेंट स्टॉपिंग जो है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रिक हो गया या फिर लाइम या फिर सीमेंट हो गया, उस चीज़ से ये चीज़ बनती है। तो दो टाइप के हो गए हमारे, टेम्परेरी और परमानेंट। और जैसे कि और भी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्टॉपिंग में ऑल्सो भी यूज, मतलब प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्टॉपिंग जो भी होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो स्टॉपिंग है वो चीज़ हमारी रूफ रूफ फ्लोर और दोनों साइड जहाँ पे भी, मतलब पूरे साइड से एक अच्छा सा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको, नेल्ड होना चाहिए या फिर कीड इनटू द रूफ, मतलब वो पूरा प्रॉपरली बंद होना चाहिए सारे साइड से। तो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग का मतलब। और इसमें दो रूल्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है कि द थिकनेस ऑफ अ वेंटिलेशन स्टॉपिंग इज ऑफ मिनिमम 38 सेंटीमीटर ऑफ ब्रिक और स्टोन इन लाइम और सीमेंट एंड प्लास्टर्ड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 1964। इसका मतलब क्या है कि जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग की थिकनेस है वो मिनिमम 38 सेंटीमीटर होनी चाहिए ब्रिक या फिर स्टोन इन लाइम और सीमेंट, और उसको प्लास्टर्ड किया होता है ताकि लीकेज ऑफ एयर को हम प्रिवेंट कर पाए। जो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उससे भी एयर फ्लो पास ना हो, इसी के लिए उसको हम लोग प्लास्टर्ड भी करते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू सीएमआर ऑल स्टॉपिंग्स बिटवीन मेन इनटेक एंड रिटर्न शुड बी either of brick work or masonry of a minimum thickness of 250 mm and suitably plastered by lime or cement mortar। ये एक ही बात है कि एक हमारा डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से हो गया और एक हमारा सीएमआर के हिसाब से हो गया कि जो भी स्टॉपिंग्स हैं मेन इनटेक और रिटर्न के बीच में वो ब्रिक वर्क या फिर मैशनरी का होना चाहिए, जिसका जो मिनिमम थिकनेस है वो 250 mm हो और उसको भी प्लास्टर्ड किया हो लाइम और सीमेंट मोटार से, ताकि वो लीकेज ऑफ एयर को प्रिवेंट कर पाए। तो दिस वाज आवर वेंटिलेशन स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इज आवर वेंटिलेशन डोर्स। बेसिकली वेंटिलेशन डोर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैलरी है, उस गैलरी में हम लोगों को ऐसी चीज़, हम तब डोर्स अवेलेबल कराते हैं कि जहाँ पे हमको उस गैलरी में ट्रैवलिंग की भी ज़रूरत है, हॉलेज की भी ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को वहाँ पे एयर फ्लो को भी प्रिवेंट करना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को डोर्स का यूज़ करते हैं। अभी मैं इस चीज़ को एज एन एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनटेक एंड रिटर्न रोडवेज या फिर रिटर्न रोडवेज जो भी है वो दोनों सेपरेट होने चाहिए ताकि इनटेक और रिटर्न कभी मिक्सअप ना हो। तो बट इन सम सिचुएशंस हम लोगों को 300 टू फॉर एग्जांपल 500 मीटर
एक साइड से दूसरे साइड का एक्सेस चाहिए होता है कुछ रीजंस की वजह से, कुछ काम की वजह से, तो उस एक्सेस को भी हम लोग पा पाए, और उसके बाद उस जगह पे जब हमको एक्सेस की जरूरत नहीं है उस टाइम पे हम उस वेंटिलेशन को स्टॉप भी कर पाए, इसी के लिए हम लोग वेंटिलेशन डोर्स का यूज करते हैं। ये हो गया हमारे वेंटिलेशन डोर्स का एक काइंड ऑफ डेफिनेशन। अभी हम एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एक्सेस थ्रू स्टॉपिंग इज एसेंशियल फॉर हॉलेज और ट्रैवलिंग पर्पज, डोर्स आर यूज, जैसे कि मैंने बताया आपको। सेकेंड पॉइंट इज the frames are set in suitable airtight stoppings made usually at cement concrete, and the doors hung from them by means of 2 to 3 strong straps on iron and hinges। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में इसके इमेजेस से देख के समझने की कोशिश करेंगे। आप इस पॉइंट को याद रखिए, जो फ्रेम होता है वहाँ पे 2 to 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप आयरन हिंजेस पे लगाते हैं ताकि वो चीज़ एक सॉलिड वेंटिलेशन डोर बने। तीसरा, डोर शुड ओपन अगेंस्ट द इनटेक एयर सो दैट द एयर प्रेशर ऑटोमेटिकली कीप इट क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो इनटेक एयर है वो इस साइड से आ रहा है, तो इस साइड से अगर हमारा इनटेक आ रहा है तो ये जो हमारा वेंटिलेशन डोर है, ये हमारा वेंटिलेशन डोर ऑब्वियसली अगर ये चीज़ ऐसे खुल रही है तो फिर ये ऑब्वियसली एयर प्रेशर की वजह से ऐसा खुल के ये गेट वेंटिलेशन डोर खुल जाएगा। इस पॉइंट में बोलने का मतलब ये है कि ये जो वेंटिलेशन डोर है, ये डोर जो है इस एयर फ्लो के अगेंस्ट में खुलना चाहिए ऐसे। तब अभी जब वेंटिलेशन डोर बंद होगा, अभी जैसे ये डोर ऐसा बंद हो रहा है, ये इस साइड खुल ही नहीं सकता, तो ये जैसे ही ये खुला हुआ है, यहाँ से अगर हमारा एयर आ रहा है, एयर प्रेशर आ रहा है, तो ये इस डोर को अटैच करके ऐसे बंद करेगा, और ऐसे बंद करके ही उसको रखेगा, क्योंकि एयर फ्लो इसी साइड आ रहा है, इस साइड वो जा नहीं सकता, इस साइड खुलने में मुश्किल होगी, और एक प्रेशर मेंटेन रहेगा इस डोर पे, और वो डोर हमेशा बंद रहेगा। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। फोर्थ इज डोर रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 1.5 to 2.5 in metal mines and up to 2 to 4 meter in coal mines depending on the width of the car that have to pass through the doors। कि मेटल माइंस में जो डोर का रेंज है वो 1.5 into 2 मीटर होता है, और हमारे कोल माइंस में 2 into 4 मीटर होता है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे जो कार्स वहाँ पे हम उस डोर के थ्रू पास करवा रहे हैं उसकी विड्थ क्या है, उस चीज़ से हमारा ये चीज़ डिपेंड करता है। Now fourth is CMR requires that the thickness of masonry or concrete wall in which the door frame is set should not be less than 250 meters। ये एक रूल सेट कर रखा है CMR ने कि जो भी थिकनेस है मैशनरी या फिर कॉन्क्रीट वॉल की वो 250 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और डोर फ्रेम्स एंड डोर्स आर ऑफन मेड ऑफ वुड सुटेबली ट्रीटेड विद फायर। मतलब कि इसका मतलब यही है कि जो डोर फ्रेम्स होते हैं वो वुड के होते हैं, और उनको ऐसा फायर से बचने लायक भी हम लोग उसको बनाते हैं, और एक एंगल्ड आयरन डोर भी होता है उसमें। तो ये हो गया हमारा एक बेसिकली वेंटिलेशन डोर के बारे में डेफिनेशन। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने पिक्चर्स है वेंटिलेशन डोर कैसे कि दिखते हैं। जैसा कि पहली चीज़ है कि डोर्स बेसिकली, जैसा कि मैंने अपने पिछले स्लाइड में समझाया कि डोर्स में ऐसे हिंजेस और ये लीफ स्टील, माइल्ड स्टील के ऐसे लीव्स लगे रहते हैं माइल्ड स्टील शीट्स के, और उनको हिंज किया रहता है। उससे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड होती है उस चीज़ पे। और फिर उसके बाद क्या है कि पास्ट टाइम पे, जब पहले यहाँ पे आप रेगुलेटर ओपनिंग देख रहे हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, ये भी पार्ट को समझेंगे हम अच्छे से। अभी बेसिकली जो पुराने टाइम में हम लोग वुडन डोर्स का यूज़ करते थे, पर वुडन डोर्स में मोस्ट कॉमनली यही प्रॉब्लम होता था कि वहाँ पे ग्रेटर एयर लीकेज के चांसेस होते थे। तो इसी की वजह से उसको अभी बंद करके हम लोग ऐसे जो भी क्या बोलते हैं माइल्ड स्टील शीट्स के डोर्स होते हैं उसका हम लोग आज के टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेंटिलेशन डोर। So I hope you understood this part. Make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So thank you.